हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज SYBA इलेक्टिव 1 और 2 के लिए छात्रों के लिए आज का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का एक काव्य संग्रह आप इसमें पढ़ने वाले हैं, किंतु इससे पहले हमें महादेवी वर्मा के बारे में भी जानना होगा। साथ साथ छायावादी कवयित्री है, यानी कि छायावाद की विशेषताएं हमने आगे देखी, छायावाद क्या है उसके बारे में देखा। किंतु जिस प्रकार से हमने देखा कि भारतेंदु युग, इसके बाद द्विवेदी युग और द्विवेदी युग की जो इतिवृत्तात्मकता थी उसके जो विद्रोह के रूप में अगर हम मान ले तो इस जो छायावादी कविता का उद्भव जो है वो हिंदी साहित्य में होता है। 1916 में जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता आती है और उसको द्विवेदी जी जो है वो सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर देते हैं, क्योंकि इसमें प्रकृति प्रेम की बात थी। और अभी तक का जो साहित्य था, जो भारतेंदु युगीन था या द्विवेदी युग का जो साहित्य था, वो साहित्य ज़्यादातर पौराणिक कथाओं पर आधारित था, आदर्शवादी था और उपदेशात्मकता था। तो कोरी उपदेशात्मकता थी इसमें। इसके विरुद्ध में एक विद्रोह के रूप में अगर हम कह सकते हैं तो ये छायावाद का जो उद्भव होता है उसमें उस छायावाद के 4 जो आधार स्तंभ है, उन 4 आधार स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद, दूसरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। माखनलाल चतुर्वेदी जी को भी छायावाद के भीतर ही गिना जाता है, किंतु जो 4 मुख्य आधार स्तंभ अगर हम कहें तो वो 4 आधार स्तंभ है ये, और उनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत, ये 3 तो ठीक है। कहते कवयित्री के रूप में, छायावादी कवयित्री के रूप में अगर किसी को प्रतिष्ठा मिली है तो वो है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो थी वो छायावादी कवयित्री थी और उन्होंने भी प्रकृति और प्रेम के माध्यम से अपनी वैयक्तिक वेदना, वैयक्तिक भावों को अभिव्यक्त किया है। क्योंकि अभी तक की कविता जो थी उसमें स्वानुभूति को बहुत ही कम स्थान मिलता था, तो स्वानुभूति की अपेक्षा उसमें दूसरों की वेदना के वर्णन मिलते थे। तो वहाँ पर समष्टि की बात होती, व्यष्टि की बात यहाँ पर होगी। और छायावादी युग जो है उसमें वैयक्तिकता की बात होती है। मैंने मैं शैली अपनाई, जिस प्रकार से मैं निर्भरी दुख की बदली, इस प्रकार की जो छायावादी काव्य की विशेषताएं हमने देखी थी, उन छायावादी कविताओं की विशेषताओं को लेकर एक कवयित्री के रूप में हमारे सामने है महादेवी वर्मा। तो आइए आज हम देखते हैं महादेवी वर्मा के जीवन और कवन के बारे में। महादेवी वर्मा जो थी, इनका जन्म जो था वो 1864 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। और उनकी माता हेमरानी देवी जो आस्तिक स्वभाव और जो घर के जो संस्कार से, उनके माता पिता के जो संस्कार है और जो चिंतन मनन वाले जो उनके पिताजी थे, उस प्रकार के दार्शनिकता का जो वातावरण था, उस वातावरण को देखते हुए महादेवी वर्मा के मन में भी उसी प्रकार के विचार जो है वो उत्पन्न होते हैं। वो धर्मनिष्ठता उनके घर में किसी संस्कारों में से उनको मिलती है। फिर बचपन में ऐसा कहा जाता है कि बहुत अरसे के बाद उनके घर में किसी बेटी का जन्म हुआ था, इसीलिए एक महोत्सव के रूप में उनका जन्म जो था वो आयोजित हुआ था और जन्मोत्सव उनका मनाया गया था। इसलिए उनको बहुत अरसे के बाद उनका जन्म हुआ था, यानी कि इस बेटी का जन्म हुआ था। तो देवी के रूप में इसे मानते हैं और महादेवी उनको कहते हैं। फिर उनके जो शिक्षा हो वो आज स्कूल में होती है और संस्कृत की शिक्षा आदि वो कहीं घर पर भी मिलती है। किंतु बचपन में उनका जो बाल विवाह हो जाता है और बाल विवाह हो जाने के बाद वो उस संबंध को स्वीकार नहीं सकती। वो महादेवी कहती है कि रात को जैसे किसी नाई ने गोद में लेके फेरे दिलवा दिए होंगे और सुबह उठे तो गांठ लगी देखी तो गांठ छोड़ के भाग गए। फिर बारात को देखने जाना और मिठाई खाना, और ऐसा कहा जाता है कि महादेवी जी जब
बच्ची थी और उनको जब ससुराल भेजा गया तो वहाँ पर बहुत उत्पात मचाया था, इसीलिए उनके ससुर उनके घर भेज देते हैं। ये सारी बातें जो थी, जो स्वरूप नारायण जी से उनका जो विवाह तय हुआ था, और फिर ये जो रिश्ता है वो कभी वो स्वीकार नहीं कर पाई मन से। और मुझे लगता है कि ये जो भीतर की जो वेदना है वो महादेवी वर्मा की कविताओं में भी देखने को मिलती है, और फिर बचपन से ही उनके जो काव्य प्रतिभा, कवि की जो प्रतिभा है वो बचपन से ही उभर रही थी। माँ से जो एक करुण कहानी उन्होंने सुनी थी, उसको लेकर उन्होंने 100 छंद लिख डाले थे। फिर बचपन से ही समस्या पूर्ति ब्रजभाषा में करती रहती थी। इसके बाद कविताएं लिखने की शुरुआत होती है और धीरे धीरे वो उनकी कविताएं जो है वो छपने लगती है। खास करके सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी आदि से उनका जो परिचय होता है। इसके बाद उनकी सहेली यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इस कविता की कवयित्री यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी से उनकी मुलाकात होती है। दोनों सहेलियां बन जाती है और इसके बाद जो है उनके जो प्रतिभा है वो तो और निखरती है। उनकी कविताओं में एक विशेष भाव हमें देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ बातें जो होती है जो पूर्ण नहीं हो सकती है। जैसे नागार्जुन कहते हैं कि जो हो न सके काम पूर्ण, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। तो ऐसे अपूर्ण जो काम है वो किसी और बात को आपके सामने प्रस्तुत करके अपनी प्रतिभा को उभारते हैं। कई जगहों पर हम देखते हैं कि किसी बात में जब अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती है, कई बार हमारी जो अपेक्षा जो है, इच्छाएं जो है अपूर्ण रहती है, उस अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए एक विशेष प्रतिभा का उद्भव होता है, जन्म होता है। मैं समझता हूँ महादेवी वर्मा भी इसी प्रतिभा की एक उदाहरण है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा फिर कविताएं उनकी जो है प्रसिद्ध होने को निकलती है और धीरे धीरे साहित्यकारों से उनका परिचय होता है। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी को वो राखी बांधती है और एक नई परंपरा वो यहाँ पर शुरू करती है कि सुमित्रानंदन पंत को महादेवी राखी बांधती, यानी कि वो राखी जो है वो केवल भाई बहन का संबंध नहीं, एक विशेष रूप से रक्षा का संबंध ये मानती है। और इस प्रकार से भाई बहन के सिवा बहन भी भाई को राखी बांध सकती है, ऐसा वो उल्लेख कराते हैं। दूसरी बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि महादेवी वर्मा जो थी वो अपने शादी यानी कि उसको स्वीकार नहीं कर पाई और आजीवन जो है अविवाहित रहती है फिर, और इसके बाद वो एक सन्यासिनी की तरह जीवन जीती है। वो हमेशा सफ़ेद लिबास में, सफ़ेद कपड़ों में रहती है। फिर उसके बाद वो तख्त पर सोती है, उन्होंने कभी शीशा नहीं देखा। ऐसी बहुत सारी बातों का उल्लेख जो है हमें साहित्य में मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा जो है वो एक प्रतिष्ठित कवयित्री के रूप में है, यानी कि उनके जीवन में से हमें देखने को मिलता है कि जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई या ऐसा वातावरण जो है वो निर्मित होता है जिसके कारण उनकी कविताओं में हमें करुणा देखने को मिलती है, हमें वेदना देखने को मिलती है, हमें अतृप्त प्रेम देखने को मिलता है और विरह देखने को, खास करके उनकी कविताओं में हमें विरह का भाव जो है वो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से उनका जो जीवन था वो इस प्रकार का था और हिंदी साहित्य में जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री रही है। बहुत सारे लोग तो कई जगह पर विद्वानों ने भी कहा है कि जो एक वक्ता के रूप में भी वो इतनी प्रतिष्ठित थी, जब वो किसी सामाजिक विषय पर और स्त्री की वेदना पर वो बोलना चाहती थी यानी बोलते थे महादेवी वर्मा, तब ऐसा लगता था कि ऐसा कोई वक्ता है ही नहीं जो इसके आगे बोल सके। यानी कि इस प्रकार के वक्तृत्व जो था उनमें ये भी था। उनमें जो कविताएं लिखने की 40-50 साल का जो समय है उनके साहित्य का है, और उसमें उन्होंने गद्य भी लिखा है, पद्य भी लिखा है, एक चित्रकार के रूप में है, तुलिका के माध्यम से वो चित्र भी बनाती है, बाल साहित्य भी उन्होंने लिखा है। तो इस प्रकार से कालजयी साहित्यकार तो है ही, साथ में वो प्रतिभा संपन्न और बहुमुखी प्रतिभा वाली महादेवी वर्मा जो है उनकी कविताएं जो है वो किस प्रकार की थी, उनके कितने काव्य संग्रह है, यानी कि उनकी रचनाएं जो है इसके बारे में आइए देखते हैं। उनकी जो शुरुआती कविताएं थी उसमें शुरुआती कविताओं में उनका जो पहला काव्य संग्रह था वो था निहार,
निहार जो है वो उनका पहला काव्य संग्रह था और निहार की जो कविताएं हैं वो 1924 से 1928 के बीच लिखी गई है। यानी कि शुरुआत की कविताएं लिखने का एक शुरुआती दौर था और शुरुआती दौर में उन्होंने ये कविताएं लिखी है। तो महादेवी वर्मा की जो कविताएं है, निहार की जो कविताएं है शुरुआत का, तो उसमें जो कविताओं में जो गहरे चिंतन का हो वो अभाव हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये शुरुआत की कविता है और उसमें जो बात है वो केवल प्रकृति की है और किसी बात की जो वर्ण विषय जो है वो अनुभूति और कुतूहल मिश्रित है। कई बातों से कुतूहलता उनके जीवन में है, इस बात को उन्होंने अभिव्यक्त किया है। शुरुआत में कोई कवि जब लिखता है तब उसमें चिंतन के अलावा, चिंतन अगर गहरा नहीं होता है फिर भी उस विषय वस्तु को आगे बढ़ाता है, जिसमें अनेक ऐसी कविताएं हैं जैसे अतिथि से है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो उस बात को अभिव्यक्त करती है। तो पहला उनका काव्य संग्रह था निहार, फिर दूसरा जो है उनका काव्य संग्रह है रश्मि। रश्मि महादेवी वर्मा की दूसरी रचना है और वो वेदना का विकसित रूप उसमें देखने को मिलता है। निहार में वेदना की जो शुरुआत हुई थी और जो अज्ञात प्रियतम के प्रति जो प्रेम की बात हो रही थी और वहाँ पर एक मिलन का जो भाव था, धीरे धीरे ये वेदना जो है वो और बढ़ती है और एक विस्तृत रूप लेती हुई रश्मि की कविताओं में, रश्मि जो काव्य संग्रह उनकी कविताओं में देखने को मिलती है। तीसरा उनका काव्य संग्रह है निर्जा, यानी अति प्रसिद्ध रचनाएं इसमें है और निहार में जिज्ञासा है, कुतूहलता है, उसकी प्रधानता है। वही चिंतन की जगह हम बात कर रहे थे कि गहरे चिंतन की कविताओं में जो गहरा एक चिंतन छायावादी कविताओं की विशेषता है, वह विशेषताएं, वह कविताएं, चिंतन सभर कविताएं जो है वो हमें इस निर्जा काव्य संग्रह में देखने को मिलती है। तो मुझ में फिर परिचय क्या, ये जो बात है, परमात्मा से वो कहते हैं कि तू मुझ में ही है, तो फिर परिचय की बात क्या थी, ठीक है। और मैं नीर भरी दुख की बदली, ठीक है। तो इस प्रकार की जो बात है वो इनकी कविताओं में उभर के आती है। फिर सांध्य गीत है और 1934 से 1936 के बीच की जो कविताएं हैं उनमें है। दीप शिखा उनका काव्य संग्रह प्रसिद्ध रहा है। बंग दर्शन जो है, सप्तपर्णा है, हिमालय है, ठीक है। इस प्रकार के अनेक काव्य संग्रह जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और यामा जो है उनके एक काव्य संग्रह है और जिसके माध्यम से उनको पुरस्कार भी मिले हैं। तो ये था उनका पद्य साहित्य। पद्य साहित्य में इस प्रकार से अनेक काव्य संग्रह उन्होंने लिखे हैं, जिनमें से निहार जो है वो हम उसकी कविताएं पढ़ने वाले हैं। तो निहार उनकी शुरुआती कविताओं का संग्रह है, इसीलिए उसमें गहन चिंतन का अभाव है, किंतु जो जिज्ञासा वृत्ति कवि के रूप में, कवि के मन में, कवि के भीतर जो जिज्ञासा होती है, कुतूहलता होती है, वह इस कविताओं में देखने को मिलेगी हमें। और अगर उनके गद्य साहित्य की अगर बात करें तो महादेवी वर्मा का जो गद्य साहित्य है वो उनके पद्य की तरह ही प्रसिद्ध है, इसीलिए बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार के रूप में वो प्रतिष्ठित है। और उनके गद्य साहित्य अगर हम बात करें तो हम संस्मरण और रेखा चित्रों की बात करें तो उसमें पथ के साथी और अतीत के चलचित्र, ठीक है, फिर निबंध है, उनके श्रृंखला की गढ़िया है, मेरा परिवार उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। तो पथ के साथी जो है उनमें उन्होंने अपने जो साथी है, साहित्य जीवन के जो साथी है, इस प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, मैथिली शरण गुप्त है, रविंद्रनाथ टैगोर है, जिनके साथ उनकी मुलाकात होती थी और उनके साथ बिताए हुए कुछ पल होते थे, उसको उन्होंने इसमें लिखा है। यानी कि जो पथ के साथी जो है वो संस्मरण है। अतीत के चलचित्र जो है एक तुलिका के द्वारा जिस प्रकार से किसी पात्र का रेखांकन किया है, शब्दों के द्वारा किसी का चित्र बनाया है, इस प्रकार के अतीत के चलचित्र जो है उसमें हमें जो मिलते हैं, जैसे कि भाभी है, फिर गीसा है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो चलचित्र है वो फिर चीनी फेरी वाला है। तो ऐसी बात, इसके जो वर्णन है
मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई भी सहृदयी व्यक्तित्व होता तो ये पढ़ते पढ़ते अवश्य रो देगा। इस प्रकार की जो वेदना है, इस प्रकार की जो करुणा है, वह वेदना जो कविता में है, वही करुणा, वही वेदना इससे गद्य में भी वही आती है। और इस प्रकार का उनका गद्य साहित्य भी बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। संस्कृत निष्ठ भाषा और संस्कृत निष्ठ शैली उनकी एक विशेषता रही है और उनकी भाषा बिल्कुल एक काव्यमयी भाषा अगर हम कहें तो इनकी कविताओं में और गद्य साहित्य में देखने को मिलती है। मेरा परिवार यानी कि जो भीतर, इनके भीतर जो करुणा है, वह करुणा एक प्राणी के प्रति है, पक्षी के प्रति है। प्रत्येक उनके यहाँ उनका परिवार जो है वो प्राणी पक्षी सब कुछ एक साथ रह के एक सौहार्द भरा वातावरण उनके घर में रहता है, जहाँ पर बिल्ली, मोर, चूहा, गाय, हिरन, सब लोग, कुत्ता, सब लोग एक साथ रहने हैं। यानी कि ये जो परिवार है, ये मेरा परिवार में उनकी जो बातें हैं वो इसमें लिखी गई है। वही लक्ष्मण है, फिर भक्तिन है, भक्तिन जो है उनका प्रसिद्ध रेखा चित्र रहा। तो इस प्रकार के रेखा चित्र जो है वो भी उनके प्रसिद्ध रहे हैं। तो संस्मरण, रेखा चित्र और गद्य, और यानी कि गद्य और पद्य दोनों में उनका बराबर का हक रहा है। यानी कि बहुत ही अच्छे से बिल्कुल छायावादी भाषा जिसे हम कह सकते हैं, एक नई भाषा जिसे चिंतनात्मक भाषा जिसे हम कह सकते हैं, और चिंतनात्मक शैली के माध्यम से उन्होंने हमारे सामने बहुत ही अच्छे से गद्य और पद्य साहित्य को अभिव्यक्त किया है। तो इस प्रकार से महादेव वर्मा की जो कविताएं हैं, उनका साहित्य जो है वो हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। तो ऐसे महादेव वर्मा के निहार के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम उनकी कविताएं पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पे, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपको तुरंत समझ में आने को मिल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।